कोई गुंडा बिटिया छेड़े तो पुलिस उसे बचाए, लेकिन जब पुलिस ही बिटिया को छेड़े तो फिर कौन बचाए। इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए और एक बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अपने घर की महिलाओं को न तो समाज के भरोसे अकेला छोड़िए और न ही पुलिस वालों के भरोसे। हम आपको ये पूरा वीडियो दिखाएंगे जिसमें आप देखिएगा कि किस तरह से सरेआम एक लड़की के साथ वर्दीधारी पुलिस वाला छेड़खानी कर रहा है, मामला कहां का है, किसने ये वीडियो शेयर किया है, सारी बातें आपको विस्तार से बताएंगे। एक बात और अपने घर की महिलाओं को बता दीजिए कि अब उनकी जिंदगी का निर्धारण बीजेपी के नेता लोग करेंगे, जैसे कि महिलाएं बिंदी लगाएंगे कि नहीं लगाएंगी, लिपस्टिक लगाना है कि नहीं लगाना है, बाल में कौन सा जुड़ा लगाना है, काजल किस तरह से लगाना है कि नहीं लगाना है, कपड़ा कौन सा पहनना है, किस तरीके से पहनना है, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताजी लोग तय करेंगे। और ये बात मैं यूं ही हवाई नहीं बता रहा हूं, वीडियो प्रूफ के साथ बात करूंगा। देखिएगा किस तरह से एक महिला को भाजपा नेता मेकअप के बारे में निर्देश दे रहे हैं, और सिर्फ निर्देश ही नहीं दे रहे हैं बल्कि डांट भी रहे हैं। इसके साथ ही बात करेंगे इनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। झूठी खबर फैलाने के मामले में इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, ये तो आप जान ही गए होंगे। मुझे अब तक दर्जनों बिहार से संबंधित लोगों ने फोन करके इनके बारे में बहुत सारी बातें कही थी। कई महीने हो चुके इन चीजों को, हल्की सी चर्चा उसकी भी करेंगे कि उन लोगों ने क्या कहा था। अभी जो मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या वो इनसे दुश्मनी निकालने के लिए हुआ है या फिर जो हुआ है वो सही है और ज्यादा सख्ती के साथ होना चाहिए। इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। मनीष कश्यप ने तो तेजस्वी यादव को भयंकर वाली धमकी भी दे दी है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और बिहार में शराबबंदी का एक जबरदस्त नमूना भी आपको दिखाएंगे। मगर बातचीत शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसके साथ ही यदि आप स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करके हमारी आर्थिक सहायता करें। देश में ज्यादातर मीडिया संगठन दलाली और झूठे प्रोपेगेंडा चलाने की मशीनरी बन चुके हैं। उनकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक दल और अपने मालिक को खुश करने की रह गई है। जनता के प्रति उनके भीतर रत्ती भर का सम्मान भी नहीं बचा है। इसलिए जरूरी है कि जनता का मीडिया मजबूत हो, जो जनता के हित की बात करे, जो जनता को झूठ में ना ढकेले। इस वीडियो क्लिप को जरा ध्यान से देखिए। बाइक पर एक पुलिस वाला बैठा हुआ है और सामने कोई महिला है। वीडियो में जैसा अंदाजा लगाया जा सकता है, महिला की उम्र बहुत ज्यादा नहीं लग रही है, लेकिन देखिए किस तरह से बाइक पर लटक कर यह पुलिस वाला महिला के साथ सरेआम छेड़खानी कर रहा है और किस किस तरह की हरकतें कर रहा है यह बताने की जरूरत नहीं है। महिला इस पुलिस वाले से हाथ छुड़ाकर निकलने की कोशिश कर रही है, मगर यह पुलिस वाला उसे दौड़ाकर दबोचने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को प्रोफेसर अशोक सेन ने शेयर किया है और लिखा है, यही वजह है कि भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगह बन चुका है। यहां तक कि एक पुलिस वाला मध्य प्रदेश की गली में एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहा है। बात यूपी के रामराज की हो या फिर मध्य प्रदेश की शिवराज की या फिर किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, महिलाओं के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। कम से कम जो घटनाएं सामने आ रही हैं वो यही बताती हैं। सोच कर देखिए, जनता सोचती है कि यदि महिला के साथ कुछ होगा तो पुलिस वाले बचाएंगे, पुलिस वाले मदद करेंगे, पुलिस न्याय दिलाएगी। मगर जब पुलिस वाले ही इस तरह से सरेआम महिला के साथ छेड़खानी करते हुए नजर आएंगे तो फिर न्याय की उम्मीद आप किससे लगाएंगे। इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग ये भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा जी, ये तो व्यस्त हैं फिल्मों का बायकॉट कराने में, तो फिर मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था और कैसी हो सकती है। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की थी कि लाडली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश की महिलाओं को 1000 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। लेकिन कोई बताए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि पहले लाडली बहनिया को बचा तो लीजिए, लाडली बहनिया जिंदा रहेगी तो 1000 रुपया कमा लेगी। 1000 रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। मध्य प्रदेश में हाल ही में चुनाव होने वाला है, ऐसे में सरकार कुछ भी दे सकती है, मगर पता नहीं क्यों महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पा रही है। ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जिस दिन मध्य प्रदेश से महिलाओं के प्रति क्रूर हिंसा और रेप की घटना सामने नहीं आती हो। योजनाओं के नाम में अच्छे अच्छे शब्दावली डाल देना, लाडली, डियर, सुकन्या, बहना, भांजी, मैया, मामा, सब कुछ, ये सब कुछ लोगों को बरगलाने के लिए तो ठीक है, मगर जमीनी सच्चाई क्या है ये सब आपके सामने है। और फिर महिलाओं को खिलौना समझने वाले इन असामाजिक तत्वों की मनमानी बढ़ेगी क्यों नहीं, जब इन्हें मालूम है कि कानून उनकी जेब में है। चुनाव से पहले सरकार उन्हें बाहर निकाल देगी और सिर्फ बाहर ही नहीं निकालेगी, माला फूल भी पहनाया जाएगा, लड्डू भी खिलाया जाएगा। अब बिहार की इस खबर को देख लीजिए और बोलिए कि बिहार में बहार है। पूर्व सरपंच के बेटे ने नशे की हालत में एक नाबालिग बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया है। इस बच्ची को बचाने के चक्कर में एक दूसरी बिटिया भी गंभीर रूप से घायल हुई है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बच्ची के होंठ काट दिए गए हैं, कई जगह गंभीर घाव है। पुलिस का कहना है कि बच्चियां झूला झूल रही थी, तभी नशे में धुत पंचवीर नाम का व्यक्ति वहां पहुंचा और उसने उनके साथ छेड़खानी की। बच्चियों ने जान बचाकर स्कूल के बाथरूम में छुपने की कोशिश की, मगर इस नशेड़ी ने बाथरूम में भी इन्हें नहीं छोड़ा। लेकिन इन लड़कियों के साथ जो हुआ उसकी परिस्थिति पर जरा ध्यान दीजिए। पूर्व सरपंच का बेटा नशे में धुत था। वैसे हमने तो सुना था कि बिहार में शराबबंदी है, ये कैसी शराबबंदी है कि शराबबंदी होने के बावजूद लोग नशे में रेप कर दे रहे हैं। आपने ये भी सुना होगा कि बिहार में बहार है, सुशासन बाबू की सरकार है, मगर परिस्थितियां बताती हैं कि नौटंकी बेशुमार है। आए दिन बच्चियों के साथ हो रही ये दुर्दांत घटनाएं चिंता पैदा करती
हैं कि आखिर इन बेटियों की सुरक्षा कैसे की जाए, कहां पर सुरक्षा मिलेगी, घर के बाहर, घर के भीतर, न गलियों में, न शहरों में, न पुलिस थाने में। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, मगर सवाल यह है कि क्या इस बात की जांच होगी कि आरोपी को शराब कहां से मिली थी। वैसे भी बताया जाता है कि बिहार और गुजरात में जितनी आसानी से शराब मिलती है उतनी आसानी से शराब बाकी जगहों, बाकी स्टेट में भी नहीं मिलती होगी। जहां शराबबंदी नहीं है वहां शराब खरीदने के लिए ठेके पर जाना पड़ता है, लेकिन बिहार और गुजरात में होम डिलीवरी होती है। पैसा थोड़ा ज्यादा देना होता है लेकिन सुविधा भरपूर है। भारत के महान दार्शनिकों में से एक रजनीश ओशो कहा करते थे कि निषेध में आकर्षण होता है। आप भी समझ लीजिए कि शराबबंदी का पूरा खेल इसी निषेध में आकर्षण के फार्मूले पर चलता है। जिस चीज को बेचकर ज्यादा पैसा कमाना हो उस पर निषेध लगा दीजिए, पाबंदी लगा दीजिए, इसके बाद लोग 100 की चीज को 200 में आराम से खरीद लेंगे। वरना यह बात स्वीकार करने योग्य नहीं है कि पुलिस और प्रशासन की रजामंदी के बिना शराबबंदी के बावजूद होम डिलीवरी कैसे होती है। कुर्सियां पर कोई बैठा हो और किसी के भी समर्थन से बैठा हो, चाहे बीजेपी के समर्थन से बैठा हो, चाहे आरजेडी के समर्थन से बैठा हो, कारनामे सबके एक जैसे हैं। आप शराबबंदी को देख लीजिए या फिर नौकरी मांग रहे युवाओं के ऊपर लाठीचार्ज को देख लीजिए, पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। अब इस वीडियो पर जरा ध्यान दीजिए। कर्नाटक के कोलार से बीजेपी के सांसद हैं एस मुनिस्वामी, एक महिला दुकानदार को डांटते हुए कह रहे हैं कि पहले बिंदी लगा लो, तुम्हारा पति जिंदा है ना, तुम्हारे पास कॉमन सेंस है कि नहीं। यदि इस घटना को आप हल्के में ले रहे हैं और छोटी बात समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इस तरह की चीजें शुरुआत भर हैं। समझने वाली बात यह है कि इस देश में संविधान है, कौन क्या खाएगा, कौन क्या पहनेगा, किस तरह से जीवन जिएगा, यह सब कुछ उस व्यक्ति का अपना निजी अधिकार है और अपनी इच्छा के अनुसार इन सब का वो पालन कर सकता है। असल में देश के हर एक नागरिक को सवाल करना चाहिए कि राजनीति या फिर स्टेट कौन होता है उनके निजी जीवन में दखल देने वाला। क्या भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता बताएंगे कि कौन सी महिला क्या पहनेगी, किस तरह से पहनेगी। इस तरह की घटनाएं मुझे एक फिल्मी सीन याद दिलाती हैं। संभवतः वो फिल्म सनी देओल की थी, नाम घातक या घायल ऐसे कुछ था। उस फिल्म में कुछ बदमाश मोहल्ले के लोगों से फिरौती मांगने आते हैं, हफ्ता लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, गरियाते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ा सा पैसा मांगते हैं। कुछ लोग इसका विरोध भी करते हैं लेकिन कुछ लोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं कि थोड़ा ही तो मांग रहा है। इस पर उन्हें जवाब मिलता है कि आज थोड़ा सा मांग रहा है, कल ज्यादा मांगेगा, और बाद में वही स्थिति आती है। देश के राजनीतिक परिदृश्य भी वैसा ही होता जा रहा है। मुझे लगता है कि आप पूरी कहानी समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं इनकी। तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमला हो रहा है। इस तरह की झूठी खबरें प्रसारित करने की वजह से इन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इस बात का जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं कि आज से लगभग 12 से 15 दिन पहले ही, जब इस मामले की चर्चा बहुत ही कम थी, न के बराबर थी, बिहार और झारखंड के कुछ लोगों ने मुझे हिंसा की ये बहुत सारी वीडियोस भेजी थी और कहा था कि बिहारी मजदूरों पर, हिंदी भाषा के मजदूरों पर तमिलनाडु में हमले हो रहे हैं, बुरी तरह से मारा पीटा जा रहा है। आप इस पर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं? अभी तक आपकी वीडियो क्यों नहीं आई? मैंने उन सारी वीडियोस को देखा, जहां तक हो सका मैंने उसकी जांच की। मुझे प्रथम दृष्टया ये सारी चीजें गलत नजर आई। उसके बाद कुछ दिनों तक मैंने इस पर कोई चर्चा नहीं की। किसी ने बीबीसी हिंदी का लिंक भी मुझे भेजा था और कहा था कि देखिए बीबीसी ने भी इसको कवर किया है, मगर बीबीसी की खबर में हिंसा की कोई तस्वीर नजर नहीं आ रही थी। और चूंकि वो वीडियो तमिल में था तो मैं समझ में नहीं पाया कि है क्या। इसके बाद भी बहुत सारे फोन आते रहे, लेकिन मैंने इस मुद्दे पर कोई बातचीत नहीं की। बाद में दैनिक भास्कर जैसे बड़े अखबार में छपने के बाद मैंने इस खबर पर चर्चा तो की, मगर बार बार मैं ये कहता रहा, डिस्क्लेमर देता रहा कि ये वीडियो और ये खबर मुझे पूरी तरह से गलत नजर आ रही है। कृपया इस पर भरोसा करने से पहले विचार कर लें। मैं तमिलनाडु नहीं गया, ना ही मैं बिहार के किसी मजदूर से मिला। बहुत सारे लोगों ने फोन कर यह भी कहा कि मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ है। मैंने उनसे कहा कि रिश्तेदार से बात कराओ, तो रिश्तेदार भी बता रहा है कि मेरे रिश्तेदार के साथ ऐसा हुआ है। कुल मिलाकर कोई व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये कह दे कि उसने हिंसा को अपनी आंखों से देखा या फिर उसके साथ हिंसा हुई। इतना सब कुछ चल रहा था तब तक ये भाई साहब एंट्री मार लिए, और आप तो जानते ही हैं कि ये एक अकेला कितनों पर भारी पड़ रहा है। इन्होंने सारी कहानी खोलकर रख दी, बता दिया कि ये सब कुछ झूठ है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले ही वीडियो में कहा था कि ये सारा मामला राजनीति से प्रेरित लग रहा है, क्योंकि जिन दो राज्यों को इनमें चिन्हित करके बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, उन दोनों के सत्ताधारी नेता हाल ही में मुलाकात किए थे, यानी बिहार के तेजस्वी यादव और तमिलनाडु से एमके स्टालिन। इस वजह से यह मामला मुझे और भी ज्यादा संदेहास्पद लग रहा था, क्योंकि पिछले कुछ सालों में देश में राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरह से देश को बांटा गया है, देश में नफरत फैलाई गई है, उन लोगों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, और बिहार के नेताओं और तमिलनाडु के नेताओं को बदनाम करने के लिए, उनके मेलजोल को बुरा बताने के लिए किसी भी स्तर तक गिरा जा सकता है। ये सब कुछ कौन कर सकता है ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी कहानी मैंने इसलिए बताई कि यदि मेरे जैसा बहुत ही कम संसाधन में काम करने वाला व्यक्ति यदि इतना अंदाजा लगा सकता है कि ये सारी चीजें गलत हो सकती हैं, और बार बार डिस्क्लेमर दे सकता है कि ये मुझे संदेह लग रहा है कि ऐसी कोई घटना हुई भी है, बिहार, झारखंड और
छत्तीसगढ़ से दर्जनों फोन आने के बावजूद मैंने फूंक फूंक कर कदम रखा। मैंने इस बात पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया कि यदि मैं हिंसा की खबर चलाऊंगा ढेर सारे व्यूज आएंगे, चैनल बढ़ जाएगा। लेकिन कुछ लोगों को व्यूज के सामने कुछ भी नहीं दिखता। उन्हें नहीं दिखता कि उनकी झूठी खबर से देश में, समाज में कितना द्वेष पैदा हो सकता है। संभव है कि इस तरह की भड़काऊ खबरों से आपका चैनल बड़ा हो जाए, ढेर सारे व्यूज आ जाए, ढेर सारे फॉलोअर मिल जाए, अच्छा खासा पैसा कमा लें आप लोग, लेकिन समाज का जो नुकसान आप करेंगे उसकी भरपाई आने वाले कई सालों में नहीं हो पाएगी। और वही काम आज हिंदुस्तान जैसे बड़े अखबारों ने किया है। दैनिक भास्कर हो, पंजाब केसरी हो या फिर ये साहब हो, इन सब ने मिलकर पूरे हिंदी भाषी क्षेत्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम किया है। उन्हें अपने राज्य सरकार के खिलाफ खड़ा होने का मौका दिया है और समाज में भ्रम की स्थिति पैदा करने की कोशिश की है। और इन लोगों ने जो किया है उसे गलती कहकर हल्का नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने सारे वीडियोस और अपने वीडियोस के थंबनेल में इन लोगों ने जिस तरह के स्क्रीनशॉट लगाए हैं वो सब झूठी वीडियोस के हैं, जिनका संबंध बिहार और तमिलनाडु से दूर दूर तक नहीं है। मनीष कश्यप ने तो यहां तक दावा कर दिया था कि वो ग्राउंड रिपोर्ट ले रहे हैं, मजदूरों से बात कर रहे हैं। ये कैसी ग्राउंड रिपोर्ट है कि ग्राउंड पर जाने के बाद भी आपको सच का पता नहीं चलता, और यदि पता चल जाता है तो आप लोगों को क्यों नहीं बताते। आप इस वीडियो को देखिए, किस तरह से नाटकीय रूप से ड्रामा शूट किया जा रहा है। और मनीष कश्यप ने इन्हीं तस्वीरों को शेयर करते हुए बिहार सरकार को टारगेट किया है, उनसे सवाल किया है। इस वीडियो में जो आदमी आपको मुंह पर पट्टी लगाए हुए दिख रहा है, सर्जिकल मास्क से आंख पोंछते हुए दिख रहा है, ठीक 2 दिन बाद वही आदमी दूसरे वीडियो में न्यूज एंकर बन जाता है। उसके चेहरे पर कहीं कोई चोट नजर नहीं आती। इतना ही नहीं, ये लोग आपस में वीडियो शूट करने से पहले हंसी ठिठोली कर रहे हैं, एक दूसरे को मजाक में भद्दी भद्दी गालियां देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपने वीडियो में नीचे लिखा भी है कि ये वीडियो मात्र मनोरंजन के लिए है, इसको सीरियस ना लें। अब सवाल ये उठता है कि मनोरंजन के लिए हिंसा की वीडियो कौन बनाता है? मनोरंजन में कौन बताता है कि फला जगह पर इस तरह से बिहारी मजदूरों को मारा जा रहा है, और फिर इस वीडियो की तस्वीरों को मनीष कश्यप ने शेयर किया और बताया कि बिहारी मजदूरों के साथ इस तरह की घटना हो रही है। मनीष कश्यप की भाषा कितनी कटु होती है ये आप भी जानते हैं। फर्जी तस्वीरों को शेयर करते हुए मनीष कश्यप ने क्या लिखा है आप भी देख लीजिए। लिखा है कि तेजस्वी यादव जी, चश्मा हटा के इस फोटो को देखिए, मजदूरों के चेहरे पर घाव, और जिस मीडिया ने रिकॉर्डिंग किया है उसका मोबाइल नंबर भी है। एक बार बात करके तो देखिए, क्या पता आप झूठ बोल रहे हो और मजदूर सच में तमिलनाडु में परेशान है। मनीष ने इतना लिखने से पहले यदि खुद इस वीडियो को ध्यान से देख लिया होता तो दिखता कि उनके सर पर जो पट्टी है उसमें जो रंग झलक रहा है, मुझे नहीं लगता कि घाव को ठीक करने के लिए उस रंग की कोई दवा बाजार में मिलती होगी। इसके साथ ही इन वीडियोज में जिस तरह की हंसी ठिठोली की जा रही है, कम से कम घायल लोग इस तरह का काम नहीं कर सकते। आगे उन्होंने जो कुछ लिखा है आप चाहे तो वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा। अब मुकदमा दर्ज होने के बाद मनीष कश्यप ने पुनः वीडियो बनाकर यह बताने की कोशिश की है कि उन्होंने जो किया वो गलत नहीं है। इसके साथ ही वो ये भी बता रहे हैं कि यदि मुकदमा उन पर हो सकता है तो बाकी के बड़े बड़े मीडिया संस्थानों पर भी होना चाहिए, जैसे हिंदुस्तान, दैनिक भास्कर। ये बात बिल्कुल सही है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से वो लोग इस तरह से प्रोपेगेंडा वाली खबरें न चलाएं, क्योंकि ये गलती मात्र तो नहीं है, क्योंकि अखबार में जो खबर छपती है वो एक दिन पुरानी होती है और एक दिन में पूरा भरपूर समय होता है कि उसकी जांच कर ली जाए। और हिंदुस्तान जैसे बड़े मीडिया संगठन यदि इसका जांच नहीं करते हैं तो इसका मतलब है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही मैली है। मनीष कश्यप आगे अपनी वीडियो में बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव जी, आपको 2025 में जो आपने मुख्यमंत्री बनने का सपना पाल रखा है वो पूरा होने नहीं दूंगा, और इस बात को गारंटी के साथ कहने की बात कर रहे हैं। अब ये बात कुछ ज्यादा ही अटपटी लग रही है। मनीष कश्यप ने फर्जी खबर को गलत दावे के साथ पेश किया, लोगों को भ्रमित किया। इन सब के बहुत सारे प्रमाण उपलब्ध हैं, मगर अपनी गलती स्वीकारने के बजाय इस तरह से राजनीतिक बयानबाजी करना, सत्ता पर अनर्गल आरोप लगाना और धमकियां देना एक पत्रकार के लिए तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बिहार से बहुत सारे लोगों ने मुझे कई बार फोन करके मनीष के बारे में कई सारी बातें कही थी। वैसे अगर ये वाला मामला नहीं आता तो मैं शायद कभी इस बात की चर्चा नहीं करता। हालांकि मैंने उन लोगों से भी इस तरह की कोई बातचीत नहीं की। मैंने कहा कि सबका अपना अपना तरीका है, मनीष का भी अपना तरीका हो सकता है, लेकिन बिहार के लोगों ने मनीष की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए। लोगों ने यहां तक कह दिया कि मनीष कश्यप एक खास विचारधारा और एक राजनीतिक दल के लिए पीछे से काम करते हैं। हालांकि इस बात की मैं कतई कोई पुष्टि नहीं कर सकता और ना ही मैं ऐसा कोई आरोप लगा रहा हूं, मगर इस बार मनीष कश्यप ने जो किया है और करने के बाद उसको जिस तरह से सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, यह कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में आता है। वहीं मनीष कश्यप अब यह भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैंने ये नहीं कहा कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों पर तमिलनाडु के लोग हमला कर रहे हैं। मैंने ये कहा है कि बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मारा जा रहा है। ये तो वही बात है कि कान इधर से नहीं उधर से घुमा के पकड़ लो। अब ये बताइए कि तमिलनाडु में बिहार के लोगों को मारा जा रहा है तो मार कौन रहा है, एलियन या फिर भूत मार रहा है?
मोहम्मद जुबैर ने मनीष कश्यप की वीडियोज के बहुत सारे थंबनेल वगैरह भी शेयर किए हैं। आप चाहें तो इन सबको देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी को बता दूं कि बिहार से और तमिलनाडु से जो हिंसा की खबरें आई थी वो पूरी तरह से गैर तथ्यात्मक थी, उनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। सारे वीडियोज पुराने हैं, इस मामले में तनिक भी भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही चाहे जितना बड़ा मीडिया संस्थान हो, जितना नामचीन हो, उनकी खबरों पर भरोसा करने से पहले एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार सोचिए। मैंने पहले भी कहा है, कई बार कहा है कि किसी की भी बातों पर इस वक्त में बहुत सोच समझकर भरोसा करिए। खुद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि आज की तारीख में सच झूठ का शिकार हो गया है। हमारा काम पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमें आर्थिक सहायता करने के लिए आप इस QR कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग कर सकते हैं। राजनीतिक लाभ के लिए फैलाए गए झूठ से देश को बचाइए, खुद को बचाइए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।